सो नाउ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ओके, सबसे पहले बजट क्या होता है, यानी कि जब हम हिसाब लगाते हैं कि हमारे कितने खर्चे हैं और कितने हमारे एक्सपेंसेस, हमारी कमाई कितनी है और कितने हमारे खर्चे होते हैं, उसको हम बजट कहते हैं। यानी कि जो एस्टिमेट लगाते हैं अपनी इनकम का और अपनी स्पेंडिंग का, दैट इज नोन एज अ बजट। हम अपने परिवार के लिए बजट बनाते हैं ना? कोई घर में शादी है, कोई ओकेजन है, हिसाब किताब लगाते हैं, यहाँ से पैसा आना है, इस जगह पे खर्च होना है, इसको इतना एडवांस देना है। ऐसे अपने हम घर के लिए बजट बनाते हैं, भैया इतनी हमारी इनकम है, मुझे इसी जगह पे यहाँ पैसा खर्च करना है, ये करना है, वो करना है, हिसाब लगाते हैं हम लोग। जब हम एक घर के लिए इतना हिसाब लगाते हैं, तो जब पूरा देश को चलाना है तो उसको भी तो हमें हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना, कि देश की कितनी कमाई आ रही है, किस किस जगह पे खर्चे होने हैं, सरकार का मेनली। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हम जो बजट है, गवर्नमेंट बजट है, सरकारी बजट है, तो वो क्या क्या बनाया जाएगा कि सरकार की कमाई किस किस क्षेत्र से आ रही है और सरकार ने किस किस जगह पर अपने पैसे को खर्च करना है, उसका जो एक एस्टिमेट लगाए जाते हैं। एस्टिमेट यानी कि आने वाले साल के लिए होते हैं, वो क्या कहलाता है, बजट, गवर्नमेंट बजट। जनरली गवर्नमेंट बजट फरवरी में आता है और आने वाले साल के, जैसे 2021 में आएगा, 2021-22 के लिए। तो आने वाले साल के लिए जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड ऑफ द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द गवर्नमेंट budget. Okay, just mark the definition. Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. Fiscal year means a financial year is known as the government budget. Okay, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई इतनी मेरी? मार्क कर लीजिए डेफिनेशन इसकी, जितना बता रही हूँ उतना मार्क करिए और उतना ही आप नोट्स में लिखिए। The first objective of the government budget is the reallocation of resources. Allocation का मतलब क्या होता है? What is allocation of resources? Something related or कोई? Optimum use of resources. यानी कि जिसको जैसी जरूरत है वो उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना। जैसे कि अब हमारे देश में दोनों सेक्टर काम करते हैं, प्राइवेट भी काम करता है और पब्लिक भी काम करता है। प्राइवेट सेक्टर मेनली किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। गवर्नमेंट किसके लिए काम, वो भी प्रॉफिट ले देंगे, उसका मेन मोटिव वेलफेयर होता है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज तो एलोकेट हो गए, जिसको जो चीज चाहिए उसने प्रोडक्शन कर ली ना। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर कि सरकारी इंटरफेरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, वेलफेयर का सेक्टर है। तो इन क्षेत्रों में सरकार रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। एक बार बढ़ने के बाद में उसको दोबारा से एलोकेट किया जाता है, ताकि सभी लोगों को जिनको जैसी जैसी जरूरत है उसको जो है वहां पर वो चीज मिल सके। जैसे कि अब सरकार ने पब्लिक वेलफेयर के लिए, अगर सरकार ने यहाँ पर कंसेशंस देने हैं, पहला जो काम करती है सरकार रीएलोकेशन से, वो क्या करती है, कंसेशंस या सब्सिडीज देती है। To encourage investment, government can give tax concession subsidies to the producer. जैसे अगर सरकार ये चाह रही है कि कोई फैक्ट्री बैकवर्ड एरियाज में सेटअप हो, क्या होगा उससे, फायदा बता सकते हैं उसका? एम्प्लॉयमेंट होगा, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, वहाँ एनर्जी कम्युनिकेशन होगा। जब लोग वहां पर उस फैक्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड पर्सन आएंगे वहां पे काम करने के लिए, तो वहां पे उस एरिया में रहेंगे, उस एरिया की इनकम बढ़ेगी। जैसे कि जब से यहाँ सिडकुल आया रुद्रपुर में, वहां की लोगों की इनकम बहुत बढ़ चुकी है। पहले किच्छा रुद्रपुर से ज्यादा डेवलप था, लेकिन अब जब से वहां पे फैक्ट्री सेटअप हुई है, अब कौन सा डेवलप हो गया एरिया, रुद्रपुर ज्यादा डेवलप, क्योंकि वहां पे अब स्किल्ड पर्सन आए हैं, ऑफिसर्स लोग आए, वहां पे उन्होंने रहा, घर खरीदे, तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, मार्केट बढ़ी। तो जिस भी क्षेत्र में अगर जो बैकवर्ड एरिया होता है, अगर वहां पे फैक्ट्री सेटअप होती है, उस क्षेत्र का विकास होता है। तो अगर सरकार ये चाहती है कि कोई उसको एरिया का विकास कर दो, क्या करेगी, इन प्राइवेट सेक्टर को टैक्स सब्सिडी दे देती है। अगले 5 साल के लिए आपको टैक्स पे नहीं करना है अगर आप इस क्षेत्र में जाकर के अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। आपको बिजली कंसेस रेट पर मिलेगी, आपको रॉ मटेरियल जो आपको ट्रांसपोर्ट होगा उसमें भी आपका टोल का खर्चा नहीं आएगा। तो इस तरीके से सरकार ये टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज देती है, ताकि जो है ये बैकवर्ड एरियाज का विकास हो सके। और जैसे कि और कई बार सरकार क्या करती है, जैसे लिक्वर और सिगरेट्स है, जो हार्मफुल चीजें हैं उनको टैक्सेस लगा करके महंगा कर देती है, और जो बेनिफिशियल चीजें हैं जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स हैं, इनको क्या करती है, सस्ता कर देती है। जैसे या फिर आपको सोलर एनर्जी यूज करनी, सरकार उसमें सब्सिडी देती है, कि सरकार ये चाहती है आप जो है
इको फ्रेंडली मोड ऑफ एनर्जी पे जाए, तो सरकार उसके लिए क्या करती है, सब्सिडी देती है। जैसे 5 लाख का प्लांट लग रहा है तो आपको 3 लाख का पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि लोग अब जो है पेट्रोल के अलावा ये इलेक्ट्रिक कार्स को यूज करें, तो सरकार उसको क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी। टैक्सेस खत्म करें, जैसे दिल्ली में अभी ये वाली अभी आया था, केजरीवाल ने सारी उसमें से टैक्सेस रिमूव कर दिए हैं जो ये बैटरी वाली कार्स परचेज करेंगे। तो इस तरीके से सरकार अगर ये चाहती है किसी चीज को बढ़ावा देना है तो सरकार उसके पास सब्सिडी कर देती है, और किसी चीज को अगर वो उसकी प्रोडक्शन को रोकना चाहती है उसको भी क्या करती है, सरकार टैक्सेस लगा देती है। जैसे कि लिक्वर के ऊपर, शराब के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, बीड़ी तंबाकू के ऊपर टैक्सेस लगे होते हैं, वरना चीजें और सस्ती हो और लोग और पी करके गिरे पड़े रहे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इनका कंजम्पशन कम हो, इसीलिए सरकार इनको टैक्सेस से महंगा कर देती है। और कई बार क्या करती है सरकार, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द रिसोर्सेज, सरकार इन्हें खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, या फिर ऐसी डिफेंस की सर्विसेज है, वो सरकार किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती है, वो सरकार किसके अंदर रखती है, अपने ही डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। क्योंकि ये वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं ना, उसे क्या पड़ी कि वो डिफेंस करेगा, प्राइवेट सेक्टर पर डिफेंस का काम करेगा, या उसको क्या पड़ी है कि वो वाटर सप्लाई लोगों को सेफ देगा। ये तो सरकार चाहती है ना कि लोग अगर साफ पानी पिएंगे तो वो बीमार नहीं होंगे ना, और अगर घरों में पानी अवेलेबल होगा तो लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों की सरकार इन सारी सर्विसेज को खुद ही अंडरटेक करती है। हर गांव में टॉयलेट्स अवेलेबल कराना, तो ये सारी सुविधाएं सरकार खुद रिसोर्सेज को रीअलोकेट करती है, क्योंकि जो काम प्राइवेट सेक्टर ने करना वो कर लिया अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, लेकिन वेलफेयर का काम कौन करता है, ये सरकार करती है। ठीक, तो पहला ऑब्जेक्टिव सरकार क्यों बजट बनाती है, सरकार क्यों टैक्सेस देती है, सरकार क्यों सब्सिडीज देती है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, reallocation of the resources. Second objective आता है reducing inequalities of income. अब देखिए बेटा, हर क्षेत्र में लोग अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब भैया कि एक डॉक्टर की सैलरी और जो बाहर हॉस्पिटल साफ है उसकी सैलरी सेम हो जाएगी, पॉसिबल है नहीं। जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जिसपे जितने स्किल्स होंगे, जिसपे जितनी नॉलेज होगी, उसकी कमाई वैसी ही होगी ना। वरना तो फिर डॉक्टर पढ़ाई क्यों करेगा, सारे के सारे वही बन जाए। कितनी मेहनत लगी डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, कोई पायलट बनने में, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट में कितनी मेहनत है। तो आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ताकि बच्चा पैसा अर्न कर सके ना, आप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सके, आपका समाज में स्टेटस हो, आपका समाज में मान सम्मान हो, आगे आपकी फैमिली, आप जो आपका परिवार बनेगा आगे जाकर के, उसके लिए उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए पैसा ज्यादा है। तो अब क्या होता है, जब लोग अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं ना, तो अमीर और गरीब के बीच का गैप वाइड हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब भैया एक डॉक्टर को तो मिल जा रही है एक ऑपरेशन करने के 50,000 1 लाख रुपए, और वो बेचारा जो स्वीपर है वो जाकर कमाएगा 6 महीने में 50,000 और लाख रुपए, तो कितना गैप हो गया इनकम में। तो इस गैप को कुछ हद तक कम करने के लिए सरकार बजट को बनाती है। क्या करती है सरकार, उसमें जो हायर इनकम ग्रुप्स है उनके ऊपर क्या करती है, टैक्सेस लगा देती है, और जो ये होते हैं पुअर सेक्शन है इनको क्या देती है, सब्सिडीज देती है। जैसे जो बीपीएल वाले कार्ड होते हैं, व्हाइट वाले कार्ड, उन पर सब्सिडी ज्यादा मिलती है क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है। और जैसे अब टैक्सेस है, टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं मेनली, अमीर सेक्शन के, रिच सेक्शन सोसाइटी, तो क्यों लग रहे हैं, और वेलफेयर सबको मिल रहा है। अगर उस टैक्स के पैसे से पार्क बन रहे हैं या लाइट स्ट्रीट लाइट लग रही है या सड़कें बन रही हैं, तो यूज तो सभी कर रहे हैं उसको, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। लेकिन टैक्स किससे जा रहा है, सिर्फ अमीर आदमी से जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। अब हम सड़क पे जाके टोल देते हैं, किस पे टोल लगता है, कार पे ना, टू व्हीलर पे तो नहीं लगता। क्यों, क्योंकि जो कार अफोर्ड कर सकता है वो टैक्स भी अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए रिच सेक्शंस पे सरकार क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, और पुअर सेक्शंस पे टैक्सेस उसको उल्टा सब्सिडीज देती है। तो सड़क तो बाइक वाले ने भी यूज करी और कार वाले ने भी यूज करी ना, बाइक लेके स्पेशल रास्ता बना रखा है, अब यहाँ से निकल जाओ कुछ टैक्स नहीं देना है, सड़क को तूने भी यूज कर दिया। बट नो, the one who can afford the car can afford the taxes also. He has to pay for the development of the country so that the poor section of the society may also be benefited. Clear? Next, third one is economic stability. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अभी हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था
एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, यानी कई बार सिचुएशंस आती हैं जबकि डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है। कई बार सिचुएशंस आती हैं जबकि डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है। तो ये दोनों सिचुएशंस एक कंट्री के लिए खतरनाक होती है। तो उन सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करा जाए? कई बार टैक्सेस बढ़ाते हैं, कई बार सब्सिडी ज्यादा दी जाती है, कई बार ये रेपो रेट, बैंक रेट ना, ये सब उस चैप्टर में था जो कि अभी रिवाइज नहीं कराया गया। तो उसके उस सिचुएशन को सरकार स्टेबल करती है टैक्सेस को बढ़ा करके और सब्सिडीज को कम करके। जैसे कि सरकार को ये लगता है कि इस समय लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या करेगी सरकार उस केस में? टैक्सेस बढ़ा देगी। अभी इस समय पर जब कोरोना के समय पर कितने लोगों की कमाई खत्म हो गई, तो सरकार ने क्या करा, ये अभी आया था आपके पास में मोबाइल से, आपने ध्यान दिया होगा, मैसेज आए थे बैंक से जिनके लोन चल रहे हैं कि आप आगे ईएमआई कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो 3-3 महीने की सबको ईएमआई रोक दी गई थी। हमने भी अपनी रुकवाई थी कि हम 3 महीने भी नहीं पे कर पाएंगे। फिर 3 महीने की और भी आ गई। अब उसमें क्या हुआ, अब ये बवाल बना कि भैया अब जो इतने आपने 3 महीने की ईएमआई नहीं दी है उससे आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पड़ेगा। अब सरकार ने क्या किया, अब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा ना, जो पहले इंटरेस्ट चला था वही चलेगा, जो हमने रोकी उसके आगे से आप कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके सरकार ऐसी सिचुएशंस में क्या करती है, जब अभी समय क्या सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो कैसे सरकार जो है पैसा आएगा सरकार में, जब सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी। अभी भी सरकार ने रेपो रेट वगैरह सब कम किए हैं। अभी भी इस समय व्यापारियों के लिए बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अवेलेबल है बैंक्स में। क्यों? किसानों के लिए क्यों? क्योंकि इस समय कोरोना के टाइम पर किसी के पास भी कमाई तो बची नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो? तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। और जब लगता है कि लोगों की कमाई ज्यादा है, एक्सेस डिमांड हो रही है, उस केस में क्या करती है सरकार, टैक्सेस को रिड्यूस कर। तो इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम सरकार करती है अपने इस गवर्नमेंट बजट से। और फोर्थ यहाँ पे आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशंस सरकार खुद मैनेज करती है ताकि कुछ पैसा भी कमा सके, जैसे रेलवेज, रोडवेज, बिजली विभाग ना, और कुछ बैंक्स, सरकारी बैंक होते हैं उसमें कमाई भी होती है। तो ये सब सेक्टर सरकार खुद मैनेज करती है ताकि अपनी मोनोपोली रख सके वहां पर और कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सके। अब जैसे जो ट्रेन्स होती हैं उसमें भी एसी कोचेस होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, सरकार उसको भी तो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 500 रुपए की, 800 रुपए की टिकट होती है, तो सरकार उससे भी इतना पैसा अर्न कर रही है। तो खाली वेलफेयर के साथ में सरकार कई प्रॉफिट अंडरटेकिंग बिजनेस को भी ऑपरेट करती है, ताकि सिर्फ वेलफेयर से काम नहीं चलता, आपको प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। खाली अच्छा करके, भलाई करके भी काम नहीं चलता, प्रॉफिट अर्न करना भी जरूरी है। तो सरकार का जो चौथा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट बनाने का, वो ये है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। Now starting with the next one topic, components of budget, also known as the structure of the budget. बजट में क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसको बनाया जाता है। गवर्नमेंट बजट बच्चों दो तरीके का होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है रेवेन्यू बजट और दूसरा आता है कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट वो बजट होता है जिसमें कि हम देश की रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नोट करते हैं, और कैपिटल बजट वो होता है जिसमें कि हम देश की कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नोट करते हैं। अभी रेवेन्यू और कैपिटल का अंतर क्या हुआ? साफ सी बात, रेवेन्यू बजट वो होता है जिससे कि देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है, वो देश का रेवेन्यू बजट होता है। देश की एसेट्स यानी कि हमने कोई संपत्ति ना बेची है ना खरीदी है, ना ही लायबिलिटीज, हमने अपने को उधार भी नहीं चुकाए। जब देश की एसेट्स लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है और ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसा पैसा आता है, ऐसा पैसा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। सिर्फ कमाई की बात हो रही है, कमाई की या खर्चे की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। लेकिन ऐसा बजट जिसमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं जिससे कि देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ता है, वो कहलाता है कैपिटल बजट। ओके, समझ में आई बात? ये रेवेन्यू बजट के आगे दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इसका रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही कैपिटल बजट के भी दो कंपोनेंट्स हैं आगे, कैपिटल रिसीट
and capital expenditure. Revenue receipt, revenue expenditure, capital receipt, capital expenditure. Okay, clear आई बात समझ में आई मेरी? मैंने समझाया आपको components of the budget. तो रेवेन्यू रिसीव मतलब पैसे का आना। कैसा पैसा आना? ऐसा पैसा आना जिससे ना तो हमारी संपत्ति कम हुई है, यानी कि ना तो हमने अपनी कोई एसेट बेची है, ना ही हम पे कोई उधार चढ़ा है। ऐसा पैसा आना which neither reduce an asset nor create a liability. ठीक है, तो पैसा सरकार पे आ रहा है, लेकिन ऐसा पैसा आ रहा है जिससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति कम हुई, ना ही सरकार के ऊपर कोई उधार चढ़ा।